गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स एंड वेलकम टू iTube क्लासेस। दोस्तों आज है 6 सितंबर 2021, मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज के न्यूज़पेपर में हम लोग कुछ नई न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिसमें से एक टॉपिक मैं आपको साइंस एंड टेक का करवाऊंगा, जिसमें आपको अलग अलग ऑर्बिट में पढ़ाने वाला हूं कि कितने तरह के ऑर्बिट होते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप उसको तो ज़रूर देखें। उसके अलावा कुछ और भी जो है नए टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। केरला में अभी जो है नीपा वायरस आया है, नीपा वायरस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और भी कई इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो हमारा एक जो लार्ज स्केल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सरकार ने चलाया है, जिसमें सरकार 6 लाख करोड़ रुपए अरेंज करने की बात कर रही है अगले 4 साल में, उसके बारे में भी देखेंगे। तो कुछ न्यूज़ आज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, नई होने वाली है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं पहली न्यूज़ से। दोस्तों पहली न्यूज़ जो हम लोग यहाँ पे करने वाले, देखिए जो ये तो पॉलिटी का पूरा न्यूज़ अभी ये जो है फार्म प्रोटेस्ट नहीं रहा एक्चुअली, ये पूरा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो गया है। चाहे पंजाब की बात करो, यूपी की बात करो, हरियाणा की बात करो, सभी फार्मर जो हैं अभी डायरेक्टली पॉलिटिक्स में अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हैं, तो वहाँ पे फार्मर्स ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं और वो बीजेपी के अगेंस्ट में वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाली हैं, लोगों से वोट वगैरह का वो सब करने वाला है। तो पूरा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ही हो चुका है, तो उसके बारे में हम लोग तो बात नहीं करेंगे। लेकिन फार्म बिल के बारे में आप पहले ही जान चुके हो कि 3 फार्म बिल वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों एग्रीकल्चर है ना, एक स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है, फेडरल स्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग पावर होती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ वो कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर में हम लोग सेंटर और स्टेट्स की पावर को डिवाइड करते हैं, यानी कि उनके सब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। क्या वो शेड्यूल, चलो ऑप्शन आपको दे देता हूं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7 और शेड्यूल 4। ये आपके जो ऑप्शन है, आप मुझे बताओगे वो कौन सा शेड्यूल है। अब उस शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट वो होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लॉ कानून बना सकता है। दूसरी लिस्ट होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट बना सकता है। तीसरी लिस्ट होती है जिसे कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। इस कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर जो लॉ बनाता है वो स्टेट वाले लॉ को यहाँ पे ओवरसीड कर जाता है ना, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सेंटर वाले को। तो ये कुछ चीजें आपको पता होगी। एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए कि सेंटर लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं। सेंटर में कितने हैं, स्टेट में कितने हैं। अब जो एग्रीकल्चर है ना, वो वैसे मेजरली एक स्टेट का सब्जेक्ट है। इसीलिए कई लोग ये भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर वो जब स्टेट का सब्जेक्ट है तो सेंटर ने उसके ऊपर कानून कैसे बना दिया। आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो एंट्री नंबर 33 है ना, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करती है। उसी मार्केटिंग उसी जो है एक जो 33 एंट्री का सहारा लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, और उसको लेके ही जो है ये स्टेट जो फार्म बिल हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, फार्म बिल के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। बस आपको ये बताना है कि सेंटर और स्टेट लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हालांकि सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में कानून बना सकता है। हमारे पास आर्टिकल 249 है जो कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात हो तो सेंटर स्टेट की लिस्ट के अंदर भी कानून बना सकता है। याद रख लेना, इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, आर्टिकल 249। तो ये भी चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, मेरे दिमाग में आ गया था। चलिए अगली जो न्यूज करने वाले हैं, दैट न्यूज इज फ्रॉम द केरला। भैया कोई अच्छी न्यूज नहीं है, बुरी न्यूज है। बुरी न्यूज इन द सेंस के केरला के अंदर आ गया है अभी एक नया वायरस जिसे कहा जाता है नीपा वायरस। देखिए कोई नया वायरस नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड वायरस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीपा रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब ये होता है कि पहले यहाँ पे था, ये वापिस चला गया था, अभी ये वापिस आ गया है। इसका मतलब पहले भी केरला में नीपा वायरस के केस आए हैं। 2018 में केरला में नीपा वायरस के पहले भी केस आ चुके हैं। अब ये नीपा वायरस है क्या, देखिए न्यूज में इसलिए है क्योंकि 12 साल का एक बच्चा था नीपा वायरस से, वो मर गया। कहाँ पे, कोझिकोड में
पहले भी 2018 में 17 लोगों की जानें चली गई थी। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी मूवी बनी है साउथ इंडिया में, वो भी देख सकते हो। देखिए ये है क्या नीपा वायरस। देखिए नीपा वायरस जो है ना वो एक जूनोटिक डिसीज है, याद रहेगा आपको, जूनोटिक डिसीज। आपका जो कोविड-19 है ना वो भी एक जूनोटिक डिसीज है, आपका जो डेंगू है वो भी जूनोटिक डिसीज है, मलेरिया है ना ये भी जूनोटिक डिसीज है। अभी आप समझ गए होंगे, जो स्वाइन फ्लू है ये भी जूनोटिक डिसीज है। अब देखिए इन एग्जांपल्स है, मार्स जो है आपका, मार्स ये भी है, और सार्स जो आपका है ये सब जूनोटिक डिसीज हैं। तो मेरे नाम लेने से ही आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या है जूनोटिक डिसीज का। जू के अंदर क्या होता है, जू के अंदर तो एनिमल्स होते हैं ना, तो ये जूनोटिक डिसीज वो डिसीज होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है जूनोटिक डिसीज। आई होप आपको याद रहेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जूनोटिक डिसीज। देखिए अब ये जो नीपा वायरस है ये भी एक जूनोटिक डिसीज है। फैलता कैसे है भैया, इसको फैलाने वाला विलन है ये है बैट, ठीक है, बैट है, इसे कहा जाता है फ्रूट बैट, और इसका एक और नाम है, कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स। आई होप आपको ये याद रहेगा। जब कोई फ्लाइंग फॉक्स जो है इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि ये फ्रूट बैट है, ज्यादातर फ्रूट्स को ही कंज्यूम करता है, इसलिए इसको फ्रूट बैट कहा जाता है। तो ये जब इन्फेक्टेड फ्रूट डायरेक्ट आप कंज्यूम करते हो तो आपको ये नीपा वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो बैट है वो किसी पिग वगैरह को, किसी एनिमल को काट भी सकता है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। आप जब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो या फिर इसको कंज्यूम करते हो तब भी आप इसको, आप इन्फेक्शन हो सकता है। और किसी किसी केस में एक ह्यूमन से ये दूसरे ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत स्लो है इसमें, और बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे डायरेक्ट आप लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाते हो, जैसे आपने छींक किया या आपने थूक दिया है ना, वो जो लिक्विड होता है ना कोई और उसकी किसी और की बॉडी में चला जाता है, तब ये जो है ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन भी हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन कई केस में देखा गया है। अभी इसके पे प्रॉपर स्टडी हम लोग नहीं कर पाए हैं। 1998-1999 में सबसे पहली बार ये केस देखे गए थे, कहाँ पे, सिंगापुर में और मलेशिया में। और इसका नाम नीपा वायरस क्यों रखा गया है, क्योंकि मलेशिया में एक गांव है उसका नाम है नीपा, उसके नाम पे ही ये रखा गया है। अब नीपा वायरस दोस्तों एक मामले में खतरनाक भी है और एक मामले में खतरनाक नहीं भी है। कैसे, नीपा वायरस का जो डेथ रेट है ना, मतलब इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो है आपकी 60 to 70%। समझ रहे हो, मतलब अगर 100 लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो इसमें से 60 to 70% लोगों की जान चली जाती है, दे डाई बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। तो इसका जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस का डेथ रेट जो है वो 1 to 2% है, तो काफी कम है एज कंपेयर टू दिस। लेकिन कोविड-19 में सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो जाता है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। नीपा वायरस का ट्रांसमिशन इतना फास्ट नहीं होता, ये काफी स्लो ट्रांसमिट होता है, इसीलिए बहुत लार्ज स्केल पे नीपा वायरस नहीं फैल पाता है, कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में ही लिमिटेड रह जाता है। इसीलिए उससे इंडिया में जो है 2001 में और 2007 में भी पहले केस आए थे वेस्ट बंगाल के अंदर। 2018 में केरला में केस आए थे, 17 लोगों की जानें चली गई थी, आपको मैंने बताया था, राइट। अभी दोबारा से लगभग, अब तो हर साल ही आ रहा है, अब दोबारा से 2021 में नीपा वायरस के केस केरला में देखे गए हैं। अब ये देख सकते हो, इन्हें कहा जाता है फ्रूट बैट्स। देखिए एकदम उल्टा लटक के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इंसानों को कितना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका नीपा वायरस के बारे में। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में भी आज नीपा वायरस के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है वो ही है वो, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यही घुमा फिरा के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के अंदर बता रखी है, तो अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेगुलरली हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, आपके लिए न्यूज़पेपर की एनालिसिस लेके आते हैं। और दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर की एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो ना तो आपका 50% प्रेपरेशन समझो हो गया। लेकिन आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा, 4-5 महीने लगातार आपको एनालिसिस देखना पड़ेगा, ताकि जो आपके आसपास जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। रोज आप थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप हमारे इस चैनल को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो इसको फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हम लोगों ने दिया हुआ है
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको डेली न्यूज़पेपर देते हैं, करंट अफेयर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जाता है। अगर आप हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। नंबर पेटीएम, गूगल पे सब यहाँ पे दिया हुआ है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है गुजरात से और गांधी जी से रिलेटेड है। देखिए, मामला यहाँ पे पूरा फंसता है कि देखो, आपको जो पिक्चर में नजर आ रहा है ना, ये है गांधी आश्रम। ये साबरमती आश्रम भी इसको आप कह सकते हो, गांधी आश्रम भी इसको कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। ये पूरे का पूरा एरिया आपको यहाँ पे नजर आता है। अलग अलग चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं, कोई यहाँ पे घाट बना हुआ है। ये देखिए, ये है इमाम मंजिल। जो ये जो इमाम जी थे ना, ये गांधी जी के साथ ही आए थे अफ्रीका से, और ये भी वहीं पे रहते थे, तो ये भी इसी का पार्ट है ना। जमुना कुटीर भी यहाँ पे है, उद्योग मंदिर यहाँ पे है, अलग अलग जगह यहाँ पे है। कहीं पे कपड़ा वो जो है चरखा काता जाता है, कहीं पे भजन किए जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है। तो एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, ये काफी बड़ा कंपाउंड है। कई कई एकड़ में ये फैला हुआ है, और बहुत ज़्यादा एंक्रोचमेंट भी यहाँ पे हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अभी सरकार चाहती है कि इसको रेनोवेट किया जाए, और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं पहले से ही, उनको कहीं और रीलोकेट किया जाए। ठीक है, तो अभी जो है 55 एकड़ जो लैंड है वो अलग अलग ट्रस्ट के अंडर में आती है। कहीं 5-6 ट्रस्ट यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का वो यहाँ पे देखती हैं। उसके अलावा जो आश्रम वासीज हैं, आश्रम वासी भी यहाँ पे रहते हैं, जो गांधी जी के समय से ही रहते हैं। कई सारी जनरेशन हो गई हैं, लगभग 263 के लगभग आश्रम वासी यहाँ पे रहते हैं। तो गांधी जी के समय से रहते हैं, बहुत समय से। तो सरकार क्या कर रही है, इनको कोई दूसरी जगह पे कोई लैंड या प्लॉट वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, ताकि वे लोग जाके वहाँ पे आराम से रह सकें। तो बहुत बड़ा एक लैंड एरिया है, सरकार इसको रेनोवेट करना चाहती है। बेसिकली बात तो है ये। अब देखिए, थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। गांधी आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, तो 12 मार्च 1930 को 1930 को गांधी जी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हेयर अप टू डांडी। डांडी कहाँ है, ये आपका कोस्टल एरिया में पड़ता है। इतनी जो है सफर करके गांधी जी ने यहीं से शुरुआत किया था। आर गेटिंग दिस पॉइंट। जब गांधी जी 1915 में इंडिया में आए थे अफ्रीका से, तो शुरू में इन्होंने अपना आश्रम को जो है कहीं और एस्टेब्लिश किया था। लेकिन फाइनली अब वहां से क्योंकि प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो गांधी जी ने कोई ऐसी जगह ढूंढी जहां पे वो एक्टिविटी कर सकें, एनिमल हस्बेंड्री कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें, और लोगों से मिल सकें प्रॉपरली। उसके बाद जो है 17 जून 1917 को यहाँ पे ये आश्रम को शिफ्ट किया गया था, 17 जून 1917। लेकिन आपको पता है कि जब गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस चलाया था, तो बहुत सारे लोगों को, लगभग 60,000 लोगों को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था। बाद में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट किया कि वो आश्रम लोगों को वापस लौटा दिया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस आश्रम को अबैंडन कर दिया, पूरी तरह से इसको बंद कर दिया था लोगों के लिए। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक शपथ ली थी, एक ओथ लिया था, अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती, वो आश्रम में वापस नहीं आएंगे। और गांधी जी उसके बाद कभी भी इस आश्रम में वापस नहीं आए। अल्टीमेटली 1948 को गॉडसे ने उनको मार दिया। गांधी जी कभी भी इस आश्रम में वापस नहीं आ पाए, अनफॉर्चुनेटली। तो ये पूरी सी थोड़ी सी जर्नी आपको मैंने इस आश्रम के बारे में बता दी। बाकी आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में डिटेल्ड में डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, वो सारा कुछ आप पढ़ते ही हो। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दिस आश्रम। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। इसके अलावा हम लोग सीधा चलते हैं हमारे एक्सप्लेन्ड सेक्शन के ऊपर। देखिए, ये कल वाला न्यूज है। हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर को एक आईएएस कैडर, एक ऐसी पोस्ट के ऊपर डाल दिया गया जो आईएएस कैडर के लिए बनी होती है। मतलब आईएएस ऑफिसर ही वो जनरली वहां पे होता है, आईपीएस ऑफिसर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आईपीएस ऑफिसर को अगर आप आईएएस कैडर वाली पोस्ट पे डालते हो, तो आपको पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की परमिशन लेनी पड़ती है, और यूपीएससी से भी कंसल्ट करना पड़ता है। ऐसा एक रूल है। तो खट्टर जो है वो चाहते थे, यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है काला रामचंद्रन, कि उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया जाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। अब ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है ना, ये आईएएस कैडर का ऑफिसर ही बनता है बस। ठीक है, तो इन्होंने कहा, अब वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, वो जो अनिल विज, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वो अपने सीएम के जो नहीं करना चाहते थे, मतलब इनके बीच में थोड़ा सा टसल हो गया था इस मामले में, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर आईएएस कैडर का कोई ऑफिसर बनेगा तो पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी सेंटर की। लेकिन फाइनली खट्टर की इस विश को पूरा कर दिया गया है, और एक आईपीएस ऑफिसर को आईएएस कैडर पे उन्होंने प्रमोट कर दिया है।
लेकिन अभी देखना रहेगा कि कोर्ट इसके मामले पे क्या बोलता है और सेंटर इस मामले में क्या बोलता है, क्योंकि सेंटर पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट को कई बार पास्ट में भी डांट लगा चुका है। देखते हैं अगर मामला कोर्ट में जाता है तो क्या होता है। एडिटोरियल की जहां तक बात है, इस एडिटोरियल को आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, अमेरिका, अफगानिस्तान, ये वो। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई एडिटोरियल आता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज ये हमारे लिए ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको भी छोड़ सकते हो। टोटल पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी कंप्लीटली अवॉइडेबल है, ये भी कंप्लीटली अवॉइडेबल है, आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीएस पेपर 3 में आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में भी पढ़ना होता है। तो सीबीआई के बारे में थोड़ा आप यहाँ से जान जाओगे, और अदरवाइज आपको सीबीआई के बारे में पूरा तो पढ़ना होता ही है। आपके जीएस पेपर 3 में भी जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन है ना, वहाँ से आपको इंडिया की जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सीबीआई हुआ, चाहे एनआईए हुआ, हाँ ठीक है, रो हुआ, ये सब आपको पढ़ना रहता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए बात करते हैं इसकी। आइडियाज पेज में आया है ऑन एसेट्स ज़्यादा नैरो व्यू, पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, थोड़ा डिटेल में भी कराऊंगा क्योंकि इसमें समय लगेगा। इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं अपना एक्सप्लेन्ड सेक्शन, जो नीपा वायरस मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो सब यहाँ पे है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये साइंस एंड टेक का पोर्शन मैं आपको पहले करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग एडिटोरियल सेक्शन में जाएंगे। हाउ एन एप्पल सैटेलाइट फोन माइट वर्क। देखिए होता क्या है, जब किसी जंगल में चले जाते हो, किसी रिमोट एरिया में चले जाते हो, वहां पे आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, क्योंकि वहां पे मोबाइल के टावर को खड़ा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर आपने कभी हॉलीवुड फिल्में देखी हो तो वहां पे आपने एक चीज देखोगे कि लोग जो हैं कुछ इस तरह का फोन यूज करते हैं, है ना। और ये फोन होता है सैटेलाइट फोन, क्योंकि ये आपके टावर से कनेक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्टली आपके सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। तो इसमें किसी टावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे आप जंगल में चले जाओ, समंदर में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, ये फोन हमेशा ही आपका कनेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर ये छोटा सा एंटीना लगा होता है। आप अगर यूरोप की बात करो, अमेरिका की बात करो, वहां पे सैटेलाइट फोन को यूज करना बिल्कुल लीगल है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। इंडिया में इसको यूज करने के लिए आपके पास स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप सैटेलाइट फोन का यूज नहीं कर सकते हो। अगर देखिए, अगर इसका सबको परमिशन देने लगेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटी भी होती है, तो लोग इसका फोन का यूज कर सकते हैं ना, वो बड़ी बात है यहाँ पे। अब ये न्यूज में क्यों है सैटेलाइट फोन, क्योंकि जो एप्पल का जो नया फोन आने वाला है आईफोन 13, ऐसा माना जा रहा है कि उसके अंदर जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज होंगी। मतलब अगर आपके पास नॉर्मल नेटवर्क नहीं है फोन में, तो आप इमरजेंसी में मैसेज भेजने के लिए और इमरजेंसी कॉल करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो विद द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नॉर्मल में तो आपका नॉर्मल मोबाइल ऑपरेटर ही काम करेगा, एयरटेल, जियो एटसेट्रा, लेकिन इमरजेंसी वाले केस में किसी को आपको मैसेज भेजना है, आप भेज सकते हो। किसी को अगर आपको कॉल करनी है इमरजेंसी पुलिस वगैरह को, तो आप वो भी कर सकते हो। इसीलिए न्यूज में है। अभी तक किसी भी मोबाइल में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, क्योंकि इसके लिए ये एंटीना ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। और मोबाइल फोन में आप ये एंटीना तो दे नहीं सकते, क्योंकि फोन तो इस तरह से रहते हैं, है ना, ये जैसे आईफोन है इस तरह से फोन रहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे एप्पल इसको लेके आएगा, कैसे नहीं लेके आएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 13 में वो इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब ये सैटेलाइट फोन यूज कैसे होते हैं, देखिए जो हम अर्थ के ऊपर होते हैं, तो अर्थ से जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे हाथ में फोन है, तो एक सैटेलाइट होता है हमारे ऊपर जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो रादर देन द टावर। अब ये जो सैटेलाइट होता है ना, हमारे जो स्पेस में सैटेलाइट होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में होते हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। कुछ सैटेलाइट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, 36,000 किलोमीटर के ऊपर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लो सॉरी, जो बहुत लो होते हैं, 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो उसकी हाइट के बेसिस पे इन ऑर्बिट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए पहला हमारे पास होता है लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो सैटेलाइट फोन है ना, वो सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में ही सेटअप किए जाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट। लो अर्थ ऑर्बिट ऐसे ऑर्बिट होते हैं जिनकी हाइट 1000 किलोमीटर से कम होती है, मतलब ये 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक चले जा सकते हैं। इसके बीच में जो भी ऑर्बिट होते हैं उनको कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट।
तो ये जो सैटेलाइट फोन की टेक्नोलॉजी का यूज होगा ना, वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही होगा, जो एप्पल अपने आईफोन 13 में करने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्योंकि इतने लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा लगता है, तो इसीलिए इन सैटेलाइट की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, अगला जो होता है हमारे पास होता है, वो होता है एक जियो स्टेशनरी, जिसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी। अब स्टेशन का मतलब होता है क्या? फिक्स। तो ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो आपके किसी अर्थ के किसी एक पॉइंट के ऊपर हमेशा फिक्स रहते हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये आपका सिटी है, आप हो, ये सैटेलाइट हमेशा आपके सर के ऊपर ही खड़ा रहेगा, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसे कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट, और इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 36,000 किलोमीटर। और ये इक्वेटर के ऊपर खड़े होते हैं हमेशा, इक्वेटर के ऊपर। तो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से रोटेट करती है, ये जो सैटेलाइट होते हैं वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है, रेवोल्यूशन स्पीड, वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड के बिल्कुल बराबर होती है। तो ये भी अर्थ के चारों तरफ 24 घंटे में ही रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि 24 घंटे में ही अर्थ रोटेट करती है, इसीलिए हमेशा हमारे सर के ऊपर खड़े रहते हैं। इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। इसे कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जनरली इनको यूज किया जाता है जब आप किसी चीज को नेविगेट करते हो, नेविगेशन पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है इसको कहा जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल घूमता है, इस तरह से घूमता है, ऐसे। और जो जियो स्टेशनरी है वो ऐसे घूमता है ना, इक्वेटर के ऊपर घूमता है। हालांकि ये एग्जैक्ट ये पोल्स के ऊपर नहीं घूमता, या थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, उसको भी हम लोग पोलर से यही बोलते हैं, सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस की खास बात क्या होती है? ये हमेशा आपके सर के ऊपर नहीं रहता है, हमेशा इसकी पोजीशन फिक्स नहीं रहती है, लेकिन दिन में एक बार रोज ये एक ही पॉइंट के ऊपर होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो, 2 PM का समय है, तो 2 बजे रोज ये सैटेलाइट आपके ऊपर आएगा। रोज एक ही समय पे, एक ही टाइम पे ये सैटेलाइट की पोजीशन आपके रिस्पेक्टिवली फिक्स होती है। जियो सिंक्रोनस की हमेशा फिक्स होती है, हर टाइम 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 24 घंटे वो आपके ऊपर ही रहता है। लेकिन ये जो सन सिंक्रोनस होते हैं ना, वो इस तरह से सिंक किए जाते हैं कि वो उनकी पोजीशन आपके रिस्पेक्टिव में दिन में एक बार फिक्स होती है। इसको किस लिए यूज किया जाता है? जनरली इसको इमेजिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, या फिर जो वेदर, जो आपको चेंजेस, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट, उसके लिए चेंज किया जाता है, क्योंकि आपको एक ही जगह की पिक्चर लेनी होती है। तो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आप एक ही जगह की पिक्चर बार बार खींच सकते हो, जिससे आप ये पता लगाया जा सकता है कि उस लैंड के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट का ही पार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो लो अर्थ ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जो लेस देन 1000 किलोमीटर होते हैं। हमारा जो इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एक लो अर्थ ऑर्बिट में ही उसको एस्टेब्लिश किया गया है, 400 से 500 किलोमीटर के बीच में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हमारे पास होते हैं 3 तरह के। एक वैसे एक हमारे पास एक ट्रांजिटरी भी होता है, उसको अभी करने की जरूरत नहीं है, कभी बाद में साइंस एंड टेक वाली क्लास में पढ़ेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस। स्टेशनरी वर्ड अगर आपको याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा, स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑर्बिट एंड ऑल दैट। तो एप्पल इसको यूज करने वाला है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या आने वाला है भैया? चैलेंज सबसे बड़ा आने वाला है वो जो एंटीना होता है। सबसे बड़ी बात तो वो है कि आप आईफोन से एंटीना को, देखिए अगर आपको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो एंटीना को तो यूज करना ही पड़ेगा। एंटीना को आप यूज करोगे तो आपके फोन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। ये भी समस्या यहाँ पे है। एक कंपनी है जिसका नाम है वन वेब, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। ये एक एयरटेल की ही एक ब्रांच है। उसी तरह से इलॉन मस्क की जो कंपनी है, ठीक है, वो भी, उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे कहा जाता है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। ये क्या करते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ से 160 से लेके 200 किलोमीटर तक बहुत सारे, मतलब स्टारलिंक ने तो ये कहा है इलॉन मस्क ने कि 40,000 सैटेलाइट को वो ऑर्बिट में सेटल करेंगे। सोच के देखो, 40,000 छोटे छोटे सैटेलाइट हमेशा आपके सर के ऊपर मंडराते रहेंगे। इससे होगा ये
कि जो रिमोट एरियाज हैं जैसे अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, जहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, वहाँ के लोग भी जो है लो अर्थ सैटेलाइट का यूज करके इंटरनेट की एक्सेस ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर के ऊपर एक छोटा सा एंटीना आपको लगाना है और वो सीधा आपको कनेक्ट कर देगा, क्योंकि आपके सर के ऊपर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऊपर एक सैटेलाइट घूमता रहेगा हर टाइम। 40,000 सैटेलाइट घूमते रहेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा एक साई-फाई फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन ऑलरेडी आपको मैं बता दूं कि 10,000 सैटेलाइट ऑलरेडी स्टारलिंक ने एस्टेब्लिश कर दिए हैं पहले ही। 30,000 और बचे हैं। जिस दिन 40,000 हो जाएंगे ना, उस दिन पूरी दुनिया में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का यूज करके इंटरनेट की एक्सेस मिल सकती है आपके गांव तक। तो एक वन वेब आपको याद रखना है, एक स्टारलिंक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस और टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। अब देखते हैं अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन। पहले ही इसके बारे में हम लोग एक ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। और ये मोस्टली ये जो है मेंस के पर्सपेक्टिव है, प्रीलिम्स को कोई यहाँ पे ज़्यादा रोल है नहीं। सरकार ने भी एक प्रोग्राम चलाया है जिसे कहा जाता है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस देखिए मोनेटाइजेशन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सरकार इसके थ्रू पैसा अरेंज करना चाहती है। कितना अरेंज करना चाहती है? 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपीज। एंड अंडर दिस स्कीम व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, गवर्नमेंट इज गोइंग टू इनवाइट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्ट करेंगी। देखिए हमारे यहाँ पे दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो कंप्लीटली एकदम स्क्रैच से शुरू किए जाते हैं। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं, उसके ऊपर नया रेनोवेशन किया जाता है, उसको फर्दर एक्सपेंड किया जाता है, उनको कहा जाता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट इंडिया में जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं लेकिन जो फायदेमंद नहीं है, सरकार को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है, उन एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। और इससे सरकार को 6 लाख करोड़ रुपया मिलेगा इन नेक्स्ट 4 इयर्स। मतलब आपके आसपास ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो पहले से ही चल रहा है लेकिन बंद हो गया है किसी भी रीजन से, उसको सरकार प्राइवेट सेक्टर को देगी, वो सरकार को पैसा देंगे। जैसे रोड, रेलवे, रोड, पोर्ट्स, पावर, माइनिंग, एविएशन, ऑयल एटसेट्रा एटसेट्रा, वेयर हाउस, होटल्स एंड ऑल दैट। भैया किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, अगर वो घाटे में चल रहा है तो सरकार उसको प्राइवेट सेक्टर को देने वाली है। पहले सरकार क्या करती थी, पहले ये जो जितने सेक्टर होते थे ना, सरकार इनको खुद अपने कंट्रोल में रखती थी। पीएससीज के थ्रू, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू, बड़ी बड़ी पीएससी होती है ना, सेल, गेल, कोल इंडिया एंड ऑल दैट, ओएनजीसी, वो सब बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। सरकार का ये मानना था कि ये जो यूटिलिटीज हैं इतनी सारी, अगर ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो कंट्री के अंदर वेल्थ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। इसलिए सरकार डरती थी और इनको अपने कंट्रोल में रखती थी। लेकिन जो नई सरकार आई है उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए, समय चेंज हो गया है, सरकार को पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो गई है, जिसे कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। देखिए क्या कर रहा है, public private partnership to unlock values from the public sector assets and recycle the revenues so raised into new infrastructure makes eminent sense। ये देखिए एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो फंडामेंटल होता है, जो बिल्कुल बेसिक होता है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा कि अच्छा बहुत बढ़िया बात है सर, 6 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, 6 लाख करोड़ रुपए, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सब कुछ होगा, दिखने में सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन मिस्टर विक्रम सिंह मेहता जी ने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो है कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है, इट इज आउट ऑफ द सिंक विद द कंटेम्प्रेरी प्रेशर्स। मतलब आज के समय दुनिया में हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पेंडेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ये सोशल पोलराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के समय में दुनिया की रियलिटी कुछ और है, लेकिन इंडिया अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है।
सरकार को सोचना चाहिए सोशल वेलफेयर के बारे में, पेंडेमिक के बारे में, पॉवर्टी एलिविएशन के बारे में, वेल्थ कंसंट्रेशन के बारे में, लेकिन सरकार अलग डायरेक्शन में बिल्कुल सोच रही है। तो इस समय दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, सरकार उसी डायरेक्शन से बिल्कुल उल्टा जा रही है, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अगर आप दे दोगे इन सब चीजों को, तो आप पब्लिक वेलफेयर थोड़ी कर रहे हो, आप जो प्राइवेट वेलफेयर कर रहे हो। समस्या यहाँ पे ये है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि ये जो कंपनी है, हम उनको ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, उनको सिर्फ लीज पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, ओनरशिप नहीं दे रहे हैं। और जब एक बार वो लीज खत्म हो जाएगी तो ये सारे प्रोजेक्ट सरकार के पास वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ माना जाता है। लेकिन आप देखिए, एक बात देखिए, अगर कोई आदमी, अगर वो टेनेंट है, वो किराएदार है, और आप उसको घर किराए पे देते हो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके घर की टेक केयर करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली टेक केयर तो ओनर को ही करनी होती है। तो टेनेंट आदमी कभी भी दूसरे का वेलफेयर नहीं चाहेगा, वो अपना ही वेलफेयर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी समस्या यहाँ पे ये है कि द नेशनल मोनेटाइजेशन इज डिजाइन टू अट्रैक्ट द डीप पॉकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे होगा क्या कि कुछ बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है, उनके हाथों में पूरा मैनेजमेंट चला जाएगा, वही बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, जो पहले ही समाज में इतनी सारी इनइक्वालिटी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं है, और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तीसरी जो समस्या यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि भाई आप एक चीज देखिए कि सरकार को उनको बेचने की नौबत क्यों पड़ी है। ये भी तो क्वेश्चन पूछना चाहिए ना सरकार को कि ऐसा क्या हो गया, हमारी मैनेजमेंट में ऐसी क्या कमी रह गई कि उनको प्राइवेट सेक्टर पे नौबत आ गई बेचने की। ऐसा क्या हुआ कि वो कंपनियां इतने घाटे में जा रही हैं? ऐसा क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं? ये भी तो क्वेश्चन सरकार को पूछना पड़ेगा। क्या वो बैड लीडरशिप की वजह से है, या फिर हमारे पास प्रॉपर टैलेंट नहीं है ना? देखो, अगर ये वाले रीजन है फिर तो ठीक है, फिर तो आप बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, आपके पास अच्छे सीईओज नहीं है, टैलेंट नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको दूसरे रीजन की वजह से बेच रहे हो, तब समस्या यहां पे है। देखिए, दूसरे रीजन का मतलब ये है, जैसे बहुत सारे रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है ना, डोमेस्टिक हमारे पास प्रॉपरली सप्लाई नहीं है, सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में झगड़े होते रहते हैं, ये भी यहाँ पे हमारी समस्या है। अगर इन सारी चीजों की वजह से अगर उनको नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर भी क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि ये सारी चीजें तो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, लीडरशिप वाली प्रॉब्लम है, टैलेंट वाली प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, उसको तो प्राइवेट सेक्टर टैकल कर लेगा। लेकिन अगर आपके टैक्सेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है ना, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में कैसे इसको इंप्रूव करेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है डोमेस्टिक पाइपलाइन का। गेल जो है वो एक नुकसान में जा रही है हमारी कंपनी। ये नुकसान में इसलिए नहीं जा रही है कि उसके पास टैलेंट नहीं है, ये नुकसान में इसलिए जा रही है क्योंकि सरकारी जो डिपार्टमेंट है ना, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सरकार को ये सारी की सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को देने से पहले पहले इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए था, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर को देते तो बात अलग होती। उसके हमारे अलावा हमारे यहाँ पे टैक्स जो है, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से प्रॉब्लम है, प्राइसिंग डिस्ट्रैक्शंस हमारे यहाँ पे है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, सरकारी बाबू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सारी समस्या हैं, अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट होगा? क्या जो सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है वो अचीव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे आता है। इस पूरे एडिटोरियल से कुछ वर्ड हमारे सामने निकल के आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमूव द हैवी हैंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एसेट्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि जो बाबू लोग होते हैं, जो आईएएस होते हैं, जो आईआरएस होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन। अपने मेंस में आप इस तरह के जो अच्छे वर्ड होते हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं, इनको अगर आप अपने आंसर में इंक्लूड कर दोगे ना, तो आपके आंसर के अंदर ना 4 चांद लग जाएंगे। कुछ वर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए स्लू है ना, स्लू ऑफ प्रॉब्लम्स बोला जाता है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैज स्लू ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। एमिनेंट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रोमिनेंट, इलस्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन,
इलस्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ गैस पाइपलाइन इज इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल का मतलब है कि जब आप किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, उसका एग्जाम्पल देते हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इंडिया के गैस पाइपलाइन का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसलिए इसको बोल दिया है इलस्ट्रेटिव। एक वर्ड जो यहाँ पे है उसको यूज किया गया इंपीड। देखिए क्या लिखा हुआ है, द बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गेल दैट हैव इंपीडेड द ग्रोथ ऑफ द गैस डिमांड। इंपीड का मतलब होता है जब वो चीज को नुकसान पहुंच जाता है, उसके अंदर आप इंटरफेयर करते हो, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, उसको कहा जाता है इंपीड। जैसे अगर आप बोल सकते हो कि बिफोर माई एग्जाम आई गॉट इल, है ना, फॉर 1 month बिफोर माई प्रीलिम्स आई वॉज इल एंड दैट इम्पीडेड माई ग्रोथ। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की बात करें तो जो न्यूज़ है वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तालिबान वहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी वो सरकार नहीं बना पाया है, क्योंकि अभी भी तालिबान के जो अंदर ही जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लीडर्स आपस में झगड़ रहे हैं। लेट्स सी के फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की बात करो तो ये देख सकते हो, अफगानिस्तान में यहाँ पे एक जगह है जिसे कहा जाता है पंजशीर वैली, पंजशीर, है ना। ये पंजशीर वैल्यू अभी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। पंजशीर वैली को लेके हम लोग अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्या कारण है कि अफगानिस्तान को कोई भी फॉरेन फोर्सेस कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं बहुत लंबे समय तक। रशिया ने करके देखा वो भी फेल हो गए, ब्रिटेन ने करके देखा वो भी फेल हो गए, यूएसए ने करके देखा वो भी फेल हो गए। तो भैया अफगानिस्तान के अंदर ऐसा है क्या कि वो इतना खतरनाक हो जाता है फॉरेन पावर्स के लिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ की टोपोग्राफी। अफगानिस्तान इस दुनिया का सबसे ज़्यादा माउंटेनियस रीजन वर्ल्ड कंट्रीज में से एक है। 70% से ज़्यादा तो जो है माउंटेन से घिरा हुआ है। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ भैया हाई माउंटेन्स हैं, बहुत सारे पासिस यहाँ पे हैं, वैलीज हैं यहाँ पे, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाता है। तो ये न्यूज़ हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो बार बार उसको करवाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देख सकते हो, तो डेवलप द इकोसिस्टम ऑफ द स्टार्टअप्स, एक्सेलरेटर्स, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मिनिस्ट्री फॉर्म्स अ कमिटी। देखिए 10 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन है, अजय प्रकाश साहनी। तो इस कमेटी को कहा जाता है अजय प्रकाश साहनी। अगर एग्जाम में आ जाए कि स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने कौन सी कमेटी बनाई थी, तो अजय प्रकाश साहनी कमेटी। इस कमेटी का बस आपको नाम याद रखना है। इसके अंदर टोटल 10 मेंबर हैं। वो उनका एम क्या है, देयर एम इज टू यूज द स्कीम टू डेवलप द इकोसिस्टम टू रोबस्ट। देखिए रोबस्ट वर्ड हम लोगों ने कल भी किया था। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स टू गिव देम, एक्सेलरेट का मतलब होता है उसको स्पीड बनाना, उसको इंप्रूव करना। तो अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द वेल फंडेड स्टार्टअप्स टू, मतलब इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है ना, नए नए लड़के जो हैं वो लोग जो हैं वो नई नई कंपनियां ओपन करते रहते हैं, तो उसको बूस्ट करना है ताकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और लोगों की इनकम बढ़ सके। तो ये पूरे का पूरा मामला था। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। ठीक ठाक लगता है तो आप जो क्या करें, एक तो रेगुलरली देखें, ठीक है। न्यू एनालिसिस को रोज देखें, पूरा देखें। हो सकता है कुछ टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आए, हो सकता है कुछ टॉपिक में आपको इंटरेस्ट ना भी आए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप लगातार सुनते रहोगे तो डिफिकल्ट टॉपिक भी आपको इजी लगने लगेंगे। तो अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक से गिव अप करोगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है गिव अप करने का। तो अगर आप कोई टॉपिक डिफिकल्ट है उसको बार बार देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, सेल्फ स्टडी करो, गूगल करो, ताकि वो भी आपके समझ में आने लगे। इजी टॉपिक तो हर किसी को समझ में आ रहा है, इजी टॉपिक आपको सिलेक्शन नहीं करवाएगा, जो टफ टॉपिक है वो आपकी सिलेक्शन करवाएंगे। इसलिए टफ टॉपिक को शुरू में बोरिंग लग सकता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हो। और इन एनालिसिस को डेली देखो, पूरा देखो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में मत देखो, ठीक है। पूरा देखो दिन भर में, ठीक है। धीरे धीरे 2 3 4 महीने आपको लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हर टॉपिक पे आपकी कमांड हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।